बदलाव। पाठ के लेखक जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जैसा कि आपको पता है ये छायावादी कवि रहे। इनको सुकुमार कवि की उपाधि से नवाजा गया, सुकुमार कवि कहा गया। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित ये परिवर्तन जो शब्द है, परिवर्तन जैसा कि आप सुने बदलाव, इसमें इन्होंने प्रकृति और मानव के बीच का बहुत ही सरस मनोरम वर्णन किया है। यानी मानव के बदलाव का प्रकृति के रूप में चित्रण किए हैं, इसलिए मानवीकरण इनके जो कविता है ये पूरी तरह से प्राकृतिक और मानवीकरण का सबसे जीता जागता सबूत है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग एक इनका पैरा और अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिंगत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ण की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। तो पेन दीजिएगा तुमको। कवि कह रहे हैं कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन। पूर्ण माने होता है पूरी तरह से, पुरातन, पुरातन मतलब होता है पुराना, प्राचीन काल। कहाँ आज, आज मतलब आज के समय में, वह पुरातन प्राचीन काल, सुवर्ण का काल, सुवर्ण माने स्वर्ण काल, वह स्वर्ण का काल। स्वर्ण काल क्यों कहा गया है? यानी एक अच्छा समय रहा होगा, कवि के द्वारा कहा गया है। जो पहला लाइन है कि वह सुंदर काल, स्वर्ण काल, वह प्राचीन स्वर्ण काल आज कहाँ है, वह प्राचीन स्वर्ण काल आज कहाँ है। भूतियों का दिंगत छवि जाल। भूतियों शब्द यानी विभूतियां, विभूतियां माने होता है वैभव। वैभव का जो चारों तरफ दसों दिशाओं में जो जाल फैला हुआ था भारत भूमि पर, दसों दिशाओं में फैले हुए वैभव का जो जाल था वह आज कहाँ है, वह आज कहाँ है। ज्योति चुंबित जगती का भाल। ज्योति मतलब होता है प्रकाश। अब यहाँ पर कवि के कथनानुसार प्रकाश और ज्ञान, ज्ञान भी प्रकाश की ही श्रेणी में आता है। तो चुंबित माने चुंबने वाला, जगती माने होता है संसार, भाल माने मस्तक। जो संसार का मस्तक था जिसको ज्ञान चुंबता था, अर्थात प्रकाश से जो चुंबित था, वह स्वर्ण काल, वह अच्छा वैभव का काल कहाँ है। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। राशि राशि, देखिए यहाँ दो शब्द, दो बार राशि राशि दिया है। एक राशि माने होता है जो अचल है, जो वैभव धरती है, वसुधा है, और दूसरे राशि माने होता है, थोड़ा सा, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। यानी कवि कहता है कि यह धरती जो अन्न धन धान्य से परिपूर्ण थी, वसुधा माने पृथ्वी, और अन्न धन, रास रास लिखा है, अन्न धन से जो विकसित थी, परिपूर्ण थी, वह वसुधा का यौवन विस्तार। यौवन माने होता है जवानी, युवापन का जो विस्तार था, पूरी पृथ्वी युवापन से भरी हुई थी, अन्न धन धान्य से भरी हुई थी। वह धरती, वह वसुधा कहाँ है। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरती पर करती थी अभिसार। स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग माने स्वर्ग, जैसा कि आपको बताया गया होगा कि स्वर्ग में, स्वर्ग का नाम ही स्वर्ग रखा गया है, यानी धन धान्य से परिपूर्ण, भोग विलासिता से परिपूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण स्थान को स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि स्वर्ग की सुषमा जब साभार, यानी स्वर्ग का जो वैभव था वह धरती पर आकर अभिसार करता था, यानी वह धरती पर उतर आया था, धरा पर करती थी अभिसार।
स्वर्ग जैसा वैभव, स्वर्ग का जो वैभव था वह धरती पर उतर आया है, ऐसा वह स्वर्ण काल कहाँ गया। आ रहा है समझ में? फिर से हमारे साथ चलिए, आप लोग पढ़िए साथ में, प्रयास करिए, चूंकि आप पढ़ रहे हैं, हम तो जो कर रहे हैं साथ में देखा जाएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको भी आप लोग लाइक करिएगा, हैं, डिसलाइक मत करिएगा। चलिए देखिए, हमारे साथ पढ़िए इसको। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिंगत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अविसार। अब यहां पर है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह पूर्ण रूप से पुरातन अर्थात प्राचीन का स्वर्ण का काल आज कहाँ है। प्राचीन वह स्वर्ण काल कहाँ है जहां पर वैभव धन संपदा दसों दिशाओं में जाल के रूप में फैला हुआ था। वह ज्ञान रूपी चुंबित धरती का मस्तक, जहां पर अन्न धन धान्य से विकसित वसुधा यौवन रूप में विस्तारित थी, फैली हुई थी, जवानी रूप में यौवन रूप में फैली हुई थी। चांदनी गुप्ता, आपको भी पढ़ना है, दीवार में टेप लगा के ऐसे कर रहे हैं। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग का जो आलोक है, स्वर्ग का ऐश्वर्य है, स्वर्ग का ऐश्वर्य वह धरती पर अभिसार यानी धरती पर उतर आया हो, ऐसा वह काल कहाँ गया। आ रहा समझ में? चलिए, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसूनों के अर्थात पुष्पों के, पुष्पों का जो सत्य का श्रृंगार है, यहां लिखा है स्वर्ण मृगों के गंध बिहार। देखिए ये कोष्ट में इसलिए लिखा है कि जो पुष्प थे उसका जो श्रृंगार है, उस पर जो भौरे जो गंध उसकी थी, वह हमेशा 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 24 घंटे विराजमान रहती थी। पुष्प हमेशा गंध से भरा रहता था, उस पर भौरे मंडराते रहते थे और ऐसा लगता था कि सृष्टि का अभी प्रथम उद्गार हुआ है, प्रथम बार भी सृष्टि ने जन्म लिया है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार और इस पूरे धरती पर सुंदरता कहीं छिपी हुई नहीं थी, यानी चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई थी। रिद्धि और सिद्धि अपार, धन वैभव और ज्ञान का अपार भंडार भरा हुआ था। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृत का प्रथम प्रभात, यह विश्व का स्वर्ण स्वप्न था जिसमें संपन्नता और वैभव का प्रथम प्रभात फैला हुआ था। वह सत्य कहाँ चला गया जो वेदों में विख्यात था, वह वेदों का विख्यात सत्य कहाँ चला गया। दूरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, दरिद्रता दुख और दीनता जब किसी को ज्ञात नहीं थे, दरिद्रता दुख और दीनता जब किसी को ज्ञात नहीं थे। जन्म बीमारी मृत्यु और बुढ़ापा से सभी लोग अपरिचित थे, वह स्वर्ण काल कहाँ चला गया। हाय सब मिथ्या बात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास। शिशिर में ध्यान सुनिए और पढ़ने का प्रयास करिए। कवि ने कितनी मेहनत से कविता लिखा होगा। कहते हैं बनाने वाला कितना समय लगाता है और खाने वाले 2 मिनट में खा के बोलते हैं स्वाद नहीं आया, नमक थोड़ा तेज है। इनका देखिए इन्होंने क्या व्यक्त करने की कोशिश किया है। लास्ट में इनकी कविता जब लास्ट होगा तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कवि कहना क्या चाह रहा है। लिखा है, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार। अकिंचता में निज तत्काल, सियर उठती जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार,
काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या सी ज्वाल। आगे है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। यानी सबके दिन चार गूंजते हैं, फिर वही हाहाकार। कौन सा हाहाकार? आइए समझने की कोशिश करते हैं। कभी कहता हाय सब मिथ्या बात, अभी अभी कवि ने जो आपको समझाया करा ये सब झूठी बात दिखाई दे रही है। आज के समय में जो एक कलयुग चल रहा है, कवि कह रहा है कि इस समय जो मैंने अभी जो व्यक्त किया वो हाय सब मिथ्या बात, सब झूठी बात है। क्या है? झूठी बात है। आज तो सौरभ का मधुमास, आज तो जो गंध से भरा हुआ, सौरभ माने सुगंध से भरा हुआ, मधुमास, मधुमास किसको कहा जाता है? बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु को मधुमास कहा जाता है, क्योंकि उस महीने में पुष्प ज्यादा खिलते हैं और मधु ज्यादा उसमें उत्पन्न होते हैं। तो कह रहा है कि आज तो सुगंध से भरा हुआ जो मधुमास है वह शिशिर में भरता सूनी सांस, शिशिर माने ठंडक आते ही, शिशिर माने ठंडक आते ही भरता सूनी सांस, किसी तरह से अपनी सांस भरता है। यानी जैसे ही बसंत ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है वैसे ही पुष्पों का पता नहीं चलता, पुष्प कम हो जाते हैं। शीत ऋतु में पुष्प कम खिलते हैं। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार। कभी कह रहा है कि वही मधु ऋतु में, बसंत ऋतु में जो डाल गुंजित थी, गुंजायमान थी, पुष्पों से लदी हुई थी, फूलों से लदी थी, भौरे उस पर मंडरा रहे थे, वही गुंजित डाल, वही मधुमास की गुंजित डाल जो यौवन से झुकी हुई थी, जवानी से झुकी हुई थी, उस पर जवानी अर्थात पुष्प लदे हुए थे। अब वही अकिंचता में निज तत्काल, अब वह सूखेपन में, शिशिर ऋतु में तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। कांप उठती, क्योंकि सारे पुष्प जैसे झड़ जाते हैं, डाली हल्की हो गई है, उस पर न पत्ते हैं न पुष्प हैं, उसे वह जीवन कैसा अब लग रहा है? भार स्वरूप लग रहा है। कैसा लग रहा है? भार स्वरूप लग रहा है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। कभी कह रहा है पावस महीने में नदी जो उफान पे थी, नद माने नदी, उद्गार माने उफान पे थी, तीव्रता में बह रही थी, उसमें नदी में जल था, आज वही जल समाप्त हो गया है। अब वह काल के चिन्ह लगते हैं। क्या लगते हैं? काल के चिन्ह। नदी में जब पानी भरा हो तो नदी अच्छी लगती है, और नदी का पानी सूख जाए तो नदी गहरी, जगह जगह खाई दिखती है। ठीक ना? जैसे आदमी जवान हो, उसके गाल निकले हो, गाल लाल दिखाई दे रहे हो, आंखों में चमक हो, है ना, सुंदरता झलक रही हो, तो वही चेहरा, चमकता हुआ चेहरा बार बार देखने का मन करता है। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, गाल अंदर धंस जाता है, दांत टूट जाता है, अब बाल सफेद हो जाते हैं, तो व्यक्ति एक बार दो बार अगर दांत 2-3 ठो निकले हो बाहर, बेकार लगते हो, तो आप भी नहीं देखना चाहेंगे। कभी क्या कह रहा है? सुनो, कह रहा है कि आज पावस नद के उद्गार, जो पावस महीने में वर्षा काल में जो नदियां उफान पे थीं, आज वही काल के चिन्ह, भयंकर चिन्ह दिखाई देते हैं। प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या सी ज्वार। जो प्रातः काल का वह सूर्योदय का संसार है, वही सूर्य शाम को जब छुप जाता है तो अंधकार उसको संध्या क्या कर देती है? जला देती है, राख बना देती है, और राख काली होती है। समझ में आ रहा है कुछ? अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। जो यौवन के आज रंग उभार हैं वही हड्डियों पे, कभी देखिए आ गया, धीरे धीरे आ रहा है वहां पर जहां आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अखिल यौवन के रंग उभार, जो संपूर्ण यौवन आपके शरीर का है, वह रंग
जो उभरा हुआ रंग है, यौवन का उभरा हुआ रंग, हड्डियों के हिलते कंकाल, वह कभी एक समय ऐसा आएगा कि हड्डियों के हिलते कंकाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हड्डियों के हिलते कंकाल। कचों के चिकने काले ब्याल, कचो माने होता है बाल, जो बाल चिकने काले सांप की तरह दिखाई देते हैं, जो बाल काले सांप की तरह लहराते हुए दिखाई देते हैं, कचों के चिकने, चिकने माने सुंदर कोमल, काले माने काले, ब्याल माने सांप, काले बाल सांप की तरह दिखते हैं, वही कभी कैसे हो जाएंगे? केचुली कांस सिवार, कांस मतलब होता है कूस, और सिवार जो पनिया में पाया जाता है, सेवार एक ठो होती है, वह जो है लटिया लट की तरह होती है, वो कभी सुलझती नहीं है। तो कह रहे हैं केचुली तो जानते ही हैं, सांप का केचुली सफेद हो जाती है, तो सफेद हो जाएगा, लटिया जाएगा, है ना? वही बाल जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। गूंजते हैं सबके दिन चार, सबके दिन चार ही गूंजते हैं, चार ही दिन की चांदनी होती है, अंधेरी रात लंबी होती है, यानी सुख के दिन कम होते हैं और दुख के दिन लंबे होते हैं। कभी कह रहा है गूंजते हैं सबके दिन चार, फिर सभी वही हाहाकार। समझ में आया?